हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैंपियन। स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस व्यक्ति बन गई हैं। वो कौन सी डांस से संबंधित है? तो ये एक ट्रांस व्यक्ति है, ट्रांसजेंडर है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। नर्तकी नटराजन है। तो ये कौन सी डांसर है? तो ये भरतनाट्यम नर्तकी है। ये क्या करती हैं? भरतनाट्यम चलाती हैं। ये भरतनाट्यम चलाती हैं, भरतनाट्यम डांस करती हैं। अब पूछे इनको जो है 2011 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। नर्तकी नटराज को 2011 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। सेकंड ट्रांसजेंडर कौन है? तो सेकंड ट्रांसजेंडर है मजिमा जोगती। जोगती नृत्य जो कर्नाटक का लोकल नृत्य है उससे संबंधित है मजिमा जोगती। ये जोगती नृत्य भी करती है, कर्नाटक की है। इनको जो है वो सेकंड ट्रांसजेंडर है जिनको 2021 में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। फिर देखेंगे ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य के लेखक कौन है? तो ओडिसी नृत्य के से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट को देखेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में देख रखे थे, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है? तो ये हमारा छठ पूजा हो जाएगा। छठ पूजा जो है इसमें हम लोग छठी रूप पार्वती भगवान का पूजा करते हैं और भगवान सूर्य की बहन भी माना जाता है। भगवान सूर्य की बहन के रूप में मनाया जाता है छठ पूजा को। ठीक है। अगर बुहांग बिहू कहाँ का नृत्य है? तो ये असम का नृत्य है। उगादी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक का नृत्य है। लोहड़ी पंजाब का नृत्य है। छठ पूजा के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात को जानेंगे। छठ पूजा कब मनाते हैं? तो छठ पूजा कार्तिक मास के षष्ठी को मनाते हैं। ये बिहार के अलावा कहाँ कहाँ मनाते हैं? तो ईस्ट यूपी में मनाते हैं, झारखंड में मनाते हैं। फिर इसको मिथिला में रनवे माई के नाम से मनाते हैं। भोजपुरी में इसको सविता माई कहते हैं। बंगाली में इसको रनवे ठाकुर कहते हैं। बंगाली में रनवे ठाकुर, भोजपुरी में सविता माई और मिथिला में रनवे माई के नाम से मनाते हैं। हम लोग देखेंगे छठ पूजा कितने दिन तक के लिए मनाते हैं। तो छठ पूजा को हम लोग निम्नलिखित 4 दिन के लिए मनाते हैं। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन खरना खाए, तीसरा दिन संध्या अर्घा और चौथा दिन जो है वो अर्ध सूर्य या अर्ध सूर्योदय या सूर्योदय अर्घ्य बोलते हैं। उगते हुए सूर्य की हम लोग पूजा करते हैं, संध्या में डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है, किसके संस्मरण का शीर्षक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर है? तो इंदिरा नुई जो है इनका बुक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इनके लेखक कौन है? तो इंदिरा नुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक को हम लोग देखेंगे। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी बुक है? किरण देसाई की बुक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी बुक है? किरण देसाई की। रिच लाइक अस, ये नयनतारा सहगल की बुक है। बर्न्ट शुगर, ये अवनी दोषी की बुक है, अवनी दोषी। लाइफ इज वाट यू मेक इट, ये प्रीति सिन्हाई की बुक है। लाइफ इज वाट यू मेक इट, ये किसकी बुक है? प्रीति सिन्हाई की बुक है। बर्न्ट शुगर किसकी बुक है? अवनी दोषी की बुक है। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी। रिच लाइक अस, ये किसकी बुक है? नयनतारा सहगल की बुक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की बुक है। द जोया फैक्टर, ये अनुजा चौहान की बुक है। जोया फैक्टर किसकी बुक है? अनुजा चौहान की बुक है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की बुक है। रिच लाइक अस, नयनतारा सहगल। बर्न्ट शुगर, अवनी दोषी। और लाइफ इज वाट यू मेक इट, प्रीति सिन्हाई की बुक है। यहाँ पे जो बुक था वो है माई लाइफ इन अ फुल वर्क फैमिली इन आवर फ्यूचर, ये इंदिरा नुई की बुक है। इसको हम लोग याद रखेंगे। फिर है, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। अगर हम लोग कुछ और टाइगर रिजर्व की बात करें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया किसको कोसिया? उड़ीसा में जाके कोसिया, सतकोसिया ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है। कांवल ये कहाँ पे? तेलंगाना। कांवल कहाँ पे है? तेलंगाना में है। फिर बोर महाराष्ट्र में है। रामगढ़ी विषधारी ये राजस्थान में है। रामगढ़ राजस्थान। रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है? राजस्थान में है। घासीदास छत्तीसगढ़ में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। फिर है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल, क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल। यहाँ से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय फल पूछ रहा है।
तो राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? कटहल। कटहल भी फल की श्रेणी में आता है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय फल जो कटहल है। बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो बांग्लादेश में कितनी राजधानियाँ कितनी हैं? कौन सी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा है टका। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना। और बांग्लादेश में कुल कितनी नदियाँ हैं? एक बार SSC में ये क्वेश्चन आ गया था। तो बांग्लादेश में कुल जो 700 से 800 नदियाँ हैं। फिर हम देखेंगे सबसे लंबी चोटी कौन सी है बांग्लादेश की? तो सबसे लंबी चोटी जो है वो केकडोंग है। बांग्लादेश की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? केकडोंग। केकडोंग। फिर पद्म विभूषण से सम्मानित उमायालुरम के शिवारम डैश के वादक है। कह रहे हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित इनको जो है पद्म विभूषण मिला है उमायालपुरम। ये कौन से वादक हैं? तो ये जो है मृदंगम वादक है। ये मृदंगम के वादक है। क्या नाम है इनका? उमायालपुरम के शिवरामन। ये जो है क्या बजाते हैं? ये मृदंगम बजाते हैं। ये मृदंगम बजाते हैं और इनको जो है पद्म विभूषण में मिला है। इनको पद्मश्री कब मिला है? तो 1998 में मिला। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड मिला है। तो पद्मश्री इनको कब मिला है? 1988 में मिला है। पद्म विभूषण इनको 2003 में मिला है और पद्म विभूषण इनको 2010 में मिला है। तो हम लोग इसको क्रम से याद रखेंगे कि पद्मश्री कब मिला है? 1988 में मिला है। पद्म भूषण कब मिला है? 2003 में मिला है। और पद्म विभूषण कब मिला है? 2010 में मिला है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मृदंगम से रिलेटेड कुछ व्यक्ति को, कुछ वादक को। तो एक है टी के मूर्ति। टी के मूर्ति भी मृदंगम बजाते हैं। टीवी गोपाल कृष्णन हो गए। डी राम मोहन राय ये भी मृदंगम बजाते हैं। डी राम मोहन राय, टीवी गोपाल कृष्णन, टीवी मूर्ति, टी के मूर्ति, ये सब मृदंगम बजाते हैं। एक वायलिन के वादक हो जाएंगे ज्योत्सना श्रीकांत। वायलिन ज्योत्सना श्रीकांत। तबला तन्मय बोस। तबला तन्मय बोस। वीणा असद अली खान। वायलिन ज्योत्सना श्रीकांत। नेक्स्ट है बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का क्या है? कर्नाटक राज्य का डैश है। कर्नाटक राज्य का क्या है? बोलक आर्ट। तो बोलक आर्ट जो एक नृत्य रूप है, एक डांस का ही फॉर्म है बोलक आर्ट। कर्नाटक के और भी हम लोग डांस के फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उम्मट आर्ट। कर्नाटक उम्मट आर्ट, बोलक आर्ट। हम लोग आर्ट वर्ड को रूट वर्ड ले सकते हैं, कर्नाटक से रिलेटेड होगा। कर्नाटक बोलक आर्ट तो एक है। फिर उम्मट आर्ट। कोम्ब आर्ट। एक है नागमंडला। जुरू हैली है। फिर है यशगान, कमसाल, ढोलू कुनिथा, कृष्ण परिजान। फिर कर्नाटक की है सुग्गी आ जाए, ये भी कर्नाटक। अगर कर्नाटक ऑप्शन में ना रहे तो हम लोग इसको केरल लगाएंगे। फिर यहाँ पे मैसूर, तंजौर, ये सब क्या है? कर्नाटक के डांस फॉर्म है, लोकल डांस है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? किसके बारे में पूछ रहा है? सिंधु की सहायक नदी पूछ रहा है। तो सिंधु की सहायक नदी जो है वो जास्कर है। हम लोग इसको याद रखें कितने देशों से बहती है ये? तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना से बहती है। हम लोग सिंधु का नदी का उद्गम देखें तो सिंधु का नदी उद्गम जो है वो चीन का बाब मानसरोवर झील से है। मानसरोवर झील, चीन का बाब। ये कहाँ पे गिरती है सिंधु की नदी? तो सिंधु की नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अगर हम लोग सहायक नदी की बात करें तो बाएं ओर से बहने वाली, इधर जो बाएं ओर से बहने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो झेलम नदी है, रावी है, ब्यास है, सतलज है और चिनाब है। बाएं ओर से बहने वाली झेलम, रावी, ब्यास, सतलज और चिनाब है। अगर हम लोग दाएं ओर से देखें तो दाएं ओर से बहने वाली नदी जो है वो शयोक है, स्वात है और काबुल है। शयोक, स्वान और काबुल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? धुआंधार वाटरफॉल की बात कर रहा है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। अगर पूछे कुंचिकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वाटरफॉल जो है, कुंचिकल वाटरफॉल, ये है कहाँ पे? ये भी कर्नाटक में है। किस नदी पे है? वाराही नदी पे है। 455 मीटर ये लंबा है और ये सबसे ऊंचा बांध बनाता है। धुआंधार जलप्रपात कौन बनाता है? तो नर्मदा नदी बनाता है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे? तो कर्नाटक में सबसे ऊंचा बांध बनाते हैं। ये वाराही नदी पे है और ये 455 मीटर लंबा है।
फिर देखेंगे जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे। हुंड्रू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा पे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। दूध सागर मांडवी नदी पे है, गोवा में है। दशेम जो है वो कांची नदी पे है। चुलिया चंबल नदी पे है। चुलिया चंबल नदी, चौथे चुलिया चौथे चंबल। चुलिया कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है वाटरफॉल। दशेम जो है वो कांची में है, कांची नदी पे है। दूध सागर जो है मांडवी नदी पे है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है। हुंड्रू जो है स्वर्ण रेखा पे है। और जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी है। इसको हम लोग याद रखेंगे, जोग जलप्रपात शरावती नदी, हुंड्रू स्वर्ण रेखा, शिव समुद्रम कावेरी, दूध सागर मांडवी नदी, दशेम कांची, चुलिया चंबल नदी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है? दोनों के सेपरेशन से संबंधित है, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों अलग होंगे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ये दोनों अलग है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि दोनों अलग होंगे। आर्टिकल 40 में तो ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। कृषि और पशुपालन ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 48 में बताया गया है। 48A में बताया गया पर्यावरण रक्षा सुधार। पर्यावरण रक्षा सुधार के बारे में बताया गया है 48A में। 48 में क्या किसके बारे में बताया गया? कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 49 में स्मारक संरक्षण के बारे में बताया गया। स्मारक संरक्षण जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उसके संरक्षण के बारे में किसके बारे में बताया गया? तो आर्टिकल 49 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन, और आर्टिकल 48A जो है पर्यावरण रक्षा सुधार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के उपराष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ये किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में जो है शपथ की बात की गई है। तो भारत के राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को, तो ये भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। फिर है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा शपथ को अध्यक्ष जो है वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य हैं वही लोकसभा अध्यक्ष को जो है शपथ दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो इसको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। अगर पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। कंट्रोलर ऑडिट जनरल CAG जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, उसको कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन शपथ दिलाता है? तो इसको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? किस कारण से जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रसार की वजह से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के प्रसार की वजह से जाना जाता है। द्वितीय अशोक किसको जाना जाता है? तो कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक थे। कुजुल कड़ी फिरेज, ठीक है। कुषाण ने कनिष्क ने क्या क्या किया है? तो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं इसने। फिर गद्दी पे कब बैठा था? तो 78 AD 78 AD में बैठा था। शक संवत कैलेंडर इसने चलाया था। यहाँ क्वेश्चन है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना गया है? तो द्वितीय अशोक के नाम से जो है वो कनिष्क को जाना जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक भी इसको कहते हैं। कुजुल कड़ी फिरेज है। शुद्ध सोने के सिक्के इसने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो कनिष्क ने चलाए हैं। गद्दी पे कब बैठा है? 78 AD में बैठा है, शक संवत में। 483 BC में अजातशत्रु जो है वो प्रथम बौद्ध संगति का हुआ था। इस संस्थापक था अजातशत्रु। कहाँ पे? राजगीर में। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 BC में हुई थी। 483 BC में। और कब कहाँ पे किसने किया थी? अजातशत्रु। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। 383 BC दूसरा हुआ था कालाशोक ने वैशाली में किया था। कालाशोक वैशाली। 255 BC अशोक पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 255 BC में हुई थी। कौन किसने किया था? अशोक ने किया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगति जो है वो पहली शताब्दी में हुआ था। इसको कनिष्क ने किया था। कहाँ पे किया था? तो कुंडल वन में किया था। चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में। पहली अगर पूछे पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ? राजगिरी में। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। चौथी कहाँ हुआ पे? कुंडल वन में। चौथा जो कुंडल वन है वो किसके काल में हुआ था? वो कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क कुंडल वन, कनिष्क कुंडलकन, पाटलिपुत्र अशोक, पाटलिपुत्र अशोक। वैशाली में जो है वो कालाशोक की वजह से हुआ था। वैशाली, कालाशोक, राजगिरी, अजातशत्रु। क्वेश्चन है मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है।
तो मौर्य काल के भारत में कौन सी गुफा को सबसे पुरानी? तो मौर्य काल की सबसे पुरानी गुफा के बारे में पूछ रहा है। जीवित रॉक कट गुफाएं किसको माना जाता है? हमारे अंदर हो जाएगा बाराबर और नागार्जुन गुफाएं। ये कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। तो मौर्य काल की सबसे पुरानी गुफाएं कौन हो जाएगी? तो मौर्य काल की सबसे पुरानी गुफाएं जो हैं वो बाराबर नागार्जुनी गुफाएं हैं जो बिहार में हैं। फिर अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं। ये 29 गुफाएं हैं इसमें। इसको किसने बनवाया था? तो गुप्त शासक ने बनवाया था। इसके अंदर कितनी गुफाएं? 29 है। इसको किसने बनवाया था? गुप्त शासक ने बनवाया था। क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं को किसने बनवाया है? तो गुप्त शासक ने बनवाया था। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर में है। संभाजी नगर में एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था? इसको भी गुप्त शासकों ने बनवाया था। कुल संख्या कितनी है? तो 34 है इसमें। इसका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने। अजंता की गुफाएं बोले या फिर एलोवेरा की गुफाएं बोले, ये सारे कहाँ पे? गुप्त शासकों ने बनाया था, महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं हैं और एलोरा में जो है वो 34 गुफाएं हैं। ठीक है। एक है बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं कहाँ पे है? तो ये मौर्य काल का ही है। ये MP में है, मध्य प्रदेश में है। बाघ गुफाएं कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। किसने बनवाया है इसको? मौर्य काल ने बनाया है। फिर एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं ये पहली मानव निर्मित गुफाएं हैं, मतलब इंसानों के द्वारा बनाया गया ये गुफा है, पहली मानव निर्मित गुफा है। इसको किसने निर्माण करवाया है? एलिफेंटा की गुफाएं को राष्ट्रकूट ने बनवाया है। एलिफेंटा तो लास्ट में कुट, राष्ट्रकूट। इसको किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट ने बनवाया है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा है? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा है? बंगाल में पड़ा है। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुआ था ये। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 में कहाँ हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। आंध्र प्रदेश में इसका नाम वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाते हैं। जो स्वदेशी आंदोलन है उसको आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जिले पूछ रहा है। जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो किस जिले में सबसे कम है? और हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो बिहार आ जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिले की बात करें तो जिले में हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर ये कहाँ का जिला है? तो ये MP का जिला है, मध्य प्रदेश का है। 36.10% है यहाँ पे लिटरेसी रेट। कितना है? 36.10%। ये कहाँ पे है? अलीराजपुर में है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा कम पूछे कहाँ पे है? तो दूसरा कम जो है वो बीजापुर में है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ बीजापुर में है सब दूसरा कम। कितना है? 40.86% है। 40.86% है। अगर क्वेश्चन आता है सब सर्वाधिक साक्षरता जिला कहाँ है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से जिले में है? तो ये है सिरछिप में है। सिरछिप में है। कहाँ का ये है? मिजोरम का एक जिला है सिरछिप। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पे है। कितना है? 98.76% है। 98.76% है। दूसरा सबसे अधिक कहाँ पे है? तो आइजोल में है, 98.50% है। इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वही ना है, निकट दृष्टि दोष। इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? दूर देखने में प्रॉब्लम होता है। निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है? दूर देखने में प्रॉब्लम होता है। इसमें हम लोग कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम लोग कनकेव लेंस, अवतल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं।
कौन सा आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? मतलब जो पेट है, स्टोमेज है, उसमें जो भी बैक्टीरिया है उसको नष्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ हम लोग बात देखेंगे। तो ये परिसल कोशिकाओं से निकलता है। किससे निकलता है? परिसल कोशिका से निकलता है। ये कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद रहता है। ये इसको हम लोग क्यूरेटिक अम्ल भी बोलते हैं, HCl क्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं। स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी इसको बोलते हैं, HCl को। आहार का ये पाचन करवाता है। ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है ये HCl। HCl कहाँ पे पाया जाता है? तो ज्वालामुखी गैसों में पाया जाता है। ये आहार जो खाना है, भोजन है हमारा, उसका पाचन करवाता है। इसको स्पिरिट ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं HCl को। ये क्यूरेटिक HCl भी होता है, अम्ल होता है। ये कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होती है। परिसल कोशिकाओं से ये निकलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। आदि महोत्सव अहमदाबाद, ये कहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। फरवरी 2023 में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया है। फरवरी 2023 में नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन कर रखे हैं। अहमदाबाद में कुछ और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वेस्टू पर्व, ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव भी है। वेस्टू पर्व इंटरनेशनल पतंग महोत्सव है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को हम देखें तो ताज महोत्सव जो है वो भी क्या है? यूपी में मनाया गया ताज महोत्सव। इंटरनेशनल श्रीमद् भगवद गीता जी, ये गुरुग्राम हरियाणा में मनाया गया था। इंटरनेशनल श्रीमद् भगवद गीता जी ये कहाँ पे मनाया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। ताज महोत्सव कहाँ पे बनाया गया? यूपी में बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है? लायंस डैट ड्रैंक मूनलाइट, लायंस डैट ड्रैंक मूनलाइट, ये किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये एस सोमनाथन, हम लोग जानते हैं इसरो का भी चेयरमैन है। इसरो के चेयरमैन, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला है 2022 में। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है अपनी आत्मकथा के ऊपर? तो द लायंस डैट ड्रैंक द मूनलाइट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट 2023 की हम लोग बुक को देखेंगे। एक है रिवर्स स्विंग, इसको किसने लिखा है? अशोक टंडन ने लिखा है। एक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, इसको किसने लिखा है? लीना कुमार ने लिखा है। होमलेस, के वैशाली ने लिखा है। के वैशाली। फिर है द बुक ऑफ डिजायर, इसको किसने लिखा है? मीना कंडसामी। द बुक ऑफ डिजायर को किसने लिखा है? मीना कंडसामी। होमलेस को लिखा है के वैशाली। द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड, इसको किसने लिखा है? लीना कुमार ने। रिवर्स स्विंग को लिखा है अशोक टंडन ने। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में BCCI ने किससे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो अमोल मजुमदार को किया है। BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजुमदार को किया है। इसमें पुरुष टीम में चीफ चयनकर्ता कौन है? तो अजीत अगरकर, ये है पुरुष टीम के चीफ चयनकर्ता। ह्यूमन टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। वीमेन टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। एशियन गेम में गोल्ड किसको मिला है? तो ये इंडिया टीम को मिला है। इंडिया टीम के कोच को मिला है VVS लक्ष्मण। और कैप्टन कौन है इसके? मिश्रण गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। कैप्टन कौन है इसके? ऋतुराज गायकवाड़। एशियन गेम्स में गोल्ड किसको मिला? इंडियन टीम के कोच को मिला है VVS लक्ष्मण को, या फिर कैप्टन है इसको ऋतुराज गायकवाड़। थैंक यू।